फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को एड्रेस करते हुए इंडियन एयरफोर्स द्वारा कई इंपॉर्टेंट बातें कही गई, जिसमें कई की इश्यूज हैं उन पर भी विस्तार से बात करी गई और उनके बारे में बताया गया कि क्या क्या इश्यूज है और उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। तो ये बात क्लियरली कही गई कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो स्क्वाड्रन की शॉर्टेज है उसको फेस किया जा रहा है और जो Su-30 MKIs के लो अवेलेबिलिटी रेट्स हैं उनको भी इम्प्रूव करने के लिए काम चल रहा है। तो स्पेयर्स और सपोर्टिंग इक्विपमेंट के लिए जो डील है वो पहले ही कंक्लूड करी जा चुकी है, लेकिन इनकी जो डिलीवरी है वो डिले हो सकती है यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो इंडियन एयरफोर्स ने ये बात क्लियर करी कि इंडियन एयरफोर्स को जो फंड मिले थे उसका लार्ज अमाउंट इन्होंने रेवेन्यू स्पेयर्स के प्रोक्योरमेंट में खर्च किया। तो Su-30 MKI के साथ और भी जो रशियन जेट्स हैं उनके अवेलेबिलिटी रेट्स जो हैं वो कम चल रहे हैं, जिसकी वजह से कई फाइटर्स जो हैं वो ग्राउंडेड हैं। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा कोशिश ये करी जा रही है कि जिन स्पेयर्स की डील हुई है उनके आ जाने के बाद जो ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट हैं उनको भी फ्लाई किया जाए और जो स्क्वाड्रन संख्या है उसको मेंटेन करने की कोशिश करी जाए। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये बात कही गई कि जो सर्विसेबिलिटी रेट है वो लो रहा है और स्पेशली Su-30 MKI को यहाँ पर मेंशन किया गया। तो इंडियन एयरफोर्स का फिलहाल गोल ये है कि जो एयरक्राफ्ट सर्विस में है उनकी सर्विसेबिलिटी रेट को ऊपर रखा जाए, जिसकी वजह से जो स्पेयर्स की सप्लाई है वो प्रॉपरली हो, जिसको इंश्योर करते हुए इंडियन एयरफोर्स द्वारा पहले ही काम किया जा चुका है। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस बात पर भी फोकस किया गया कि इंडियन एयरफोर्स को जो ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी गई है वो 42 फाइटर स्क्वाड्रंस की है। यहाँ पर फोकस करिएगा, हम फाइटर स्क्वाड्रंस की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, ये डिफरेंट हो गया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खाली फाइटर स्क्वाड्रंस की, तो उनकी संख्या आपको 42 चाहिए। उसके बाद जो ड्रॉडाउन रेट है वो भी बढ़ रहा है। कई एयरक्राफ्ट जो है वो अपनी टेक्निकल लाइफ को कंप्लीट करने वाले हैं, जिनको रिटायर किया जाएगा। तो ये जो स्क्वाड्रन संख्या है ये कम होती चली आ रही है। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये बात क्लियर करी गई, जो इंडियन एयरफोर्स है वो हाल फिलहाल में 42 फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या को नहीं पहुंच पाएगी। इसमें इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर किया कि जो डिले है वो प्रोडक्शनाइजेशन में है इंडिजिनस फाइटर के, जो कि 2024 से पहले नहीं आएगा। यहाँ पर बात तेजस Mark 1A की करी जा रही है। बाकी और भी काफी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो कही गई, जिसमें MiG-29 के रिटायरमेंट की भी बातें कही गई, जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने प्रमोशनल पार्टनर के एक मैसेज के बाद। तो अनअकैडमी द्वारा लाया जा रहा है NDA-1 2022 का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जो कि 27 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आप 20 लाख तक के रिवॉर्ड्स जो हैं वो जीत सकते हैं। साथ ही साथ आपको 100% स्कॉलरशिप जो है 20 लाख तक की वो मिल सकती है और ये बिल्कुल फ्री है। आप एनरोल करने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ सिमिलर मॉक टेस्ट जो है वो आपको CDS के लिए भी मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी को यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो यहाँ पर आप रिवॉर्ड्स और स्कॉलरशिप दोनों जीत सकते हैं। रेफरल कोड याद रखिएगा Matrix10, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो ज़रूरी लिंक्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी टारगेट NDA-1 के अंतर्गत प्रैक्टिस PYQ और MCQ बैच जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, जो कि 16 मार्च से ही चालू हैं और 5 अप्रैल तक चलेंगे। सिमिलरली फाइनल परीक्षा CDS के अंतर्गत भी PYQ और MCQ बैच चल रहे हैं, जो कि 16 मार्च से ही चालू हैं। अंतिम अभ्यास NDA-1 के अंतर्गत फ्री स्पेशल क्लासेस जो हैं वो चलाई जा रही हैं, जिसमें NDA-1 2022 के लिए फ्री रिवीजन स्पेशल क्लासेस जो हैं वो मार्च 11 से चालू हैं और मार्च 24 तक चल रही हैं। वहीं पर जो प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वो मार्च 25 से स्टार्ट होगी और अप्रैल 7 तक चलेगी। साथ ही साथ आकांक्षा NDA टॉपर सेमिनार जो है वो मार्च 13, मार्च 20, 27 और अप्रैल 3 को कराई जानी है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उनको यूज़ करते हुए आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पार्ट 1 में हमने ये बात डिस्कस करी कि कैसे इंडियन एयरफोर्स ने ये बात क्लियर कर दी कि जो 42 फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या है उसको इंडियन एयरफोर्स अचीव नहीं कर पाएगी गिवन टाइम ड्यूरेशन में। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो रशियन फाइटर्स हैं उनके भी लो अवेलेबिलिटी रेट पर भी बात कही गई और उसको सॉर्ट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इन पर भी बात कही गई, जिसके अंतर्गत स्पेयर्स की जो सप्लाई है उसको इंश्योर किया जा रहा है, जिनका आना बाकी है। और बड़े नंबर की जो Su-30 MKI की फ्लीट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर्स जो हैं वो ऑपरेशनल रहे, ये इंश्योर करने पर इंडियन एयरफोर्स का अभी फोकस है। तो डिले को एड्रेस करते हुए इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये बात कही गई कि जो डिले है प्रोडक्शनाइजेशन में इंडिजिनस फाइटर का वो 2024 तक है और जब तक वो फाइटर आए उनसे पहले दूसरे रेवेन्यूज़ को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो एग्जिस्टिंग फाइटर हैं उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाने पर पहला ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ MRFA कंपटीशन के अंतर्गत
जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके प्रोक्योरमेंट पर भी काम किया जा रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की जो फ्लीट है उसमें ड्रॉडाउन रेट जो है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि कई ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो अपनी ऑपरेशनल लाइफ को रीच कर रहे हैं और उसके बाद उनको रिटायर किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो डिले की वजह से इंडियन एयरफोर्स को लास्ट 4 स्क्वाड्रन जो है MiG-21 बाइसन के ऑपरेट करने पड़ रहे हैं, लेकिन इस पर भी इंडियन एयरफोर्स ने बात क्लियर करी कि जिस दिन इस एयरक्राफ्ट की टेक्निकल लाइफ कंप्लीट हो जाएगी उसी दिन इस एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया जाएगा। पर यहाँ पर ये बात भी एक्नॉलेज करी गई कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो पुराने हैं। इसके बाद बात करी गई इंडियन एयरफोर्स के कुछ फ्रंटलाइन फाइटर्स की, जिसमें जैगुआर्स और MiG-29 जैसे फाइटर है, और वहाँ पर ये बात कही गई कि इन एयरक्राफ्ट को इस डिकेड के अंत तक रिटायर कर दिया जाएगा, यानी कि 2027-28 तक इनका रिटायरमेंट जो है वो चालू हो जाएगा। यानी कि 2027-28 तक आपको तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे इन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए। बाकी हेलीकॉप्टर्स की भी बात कही गई, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि करीबन 500 एयरक्राफ्ट जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है और इनको फॉरवर्ड एरियाज पर डिप्लॉय किया गया है, जहां पर चीता, चेतक और चीतल जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको कम्प्लीटली फेज आउट कर दिया जाएगा 2032 तक, जिसके रिप्लेसमेंट के तौर पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को जो है वो प्रोक्योर किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स द्वारा, जिसमें जो पहले 12 हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी डिलीवरी इसी साल से चालू हो जाएगी। साथ ही साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी बात कही गई, जहां पर ये बात बताई गई कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फाइनल स्टेज पर है और इसको साइन कर लिया जाएगा बहुत जल्द ही, और स्लोली जो नंबर्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा। तो ये बात क्लियरली कही गई कि पिछले 7-8 साल में कोशिश करी गई कि जो रशियन इक्विपमेंट है उनकी सर्विसेबिलिटी और अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए, जिसके लिए स्पेयर्स के लिए डील करी गई। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म स्पेयर्स के लिए भी डील करी जानी ज़रूरी है और कुछ जॉइंट वेंचर्स को भी सेटअप करना ज़रूरी है, ताकि ये जो बड़ी फ्लीट हम ऑपरेट करते हैं रशियन फाइटर्स की वो ऑपरेशनल रहे, ताकि जो नए फाइटर्स आ रहे हैं उनके आने से पहले जो गैप है वो कम से कम ब्रिज हो सके। तो इंडियन एयरफोर्स के स्टेटमेंट से ये बात क्लियर होती है कि आत्मनिर्भर का जो गोल है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Su-30 MKI को हम इंडिया में ही बनाते हैं, इवन उसके इंजन्स भी जो हैं वो इंडिया में ही बनते हैं, पर स्पेयर्स के लिए फिर भी हम डिपेंडेंट हैं रशिया पर। तो इतने बड़े नंबर में इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के बावजूद हम अभी भी डिपेंडेंट हैं रशिया पर, और अभी जिस तरह की सिचुएशन चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसका नुकसान जो है वो हमें भी फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो स्पेयर्स की डिलीवरी है उसमें डिले हम देख सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमम इंडिजनाइजेशन को अचीव किया जाए, जैसी कोशिश करी भी जा रही है। तेजस मार्क 1A जो है वो अराउंड 60% इंडिजिनस होगा, तेजस मार्क 2 से ज़्यादा होगा, और आमका में जिसके मार्क 2 वर्जन आने के बाद जो इंडिजिनस परसेंटेज है उसकी मात्रा 80% के भी ऊपर चली जाएगी। तो आने वाला जो दशक है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि जो MRFA कॉम्पिटिशन के अंदर एयरक्राफ्ट ले जाने हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर हमें ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि जो प्लेटफॉर्म लिया जाए वो रिलायबल हो और स्पेयर्स इशू ना हो, जैसे कि Su-30 MKI के साथ हमें फेस करना पड़ रहा है उस एयरक्राफ्ट को इंडिया में बनाने के बावजूद भी। तो इसका नेगोशिएशन कैसा होता है, क्या रिक्वायरमेंट रखी जाती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोई भी कंट्री 100% TOT जो है वो नहीं देती है। और अगर हम 114 के नंबर में एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने का प्लान कर रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होगा कि जो हम Su-30 MKI के साथ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको इन एयरक्राफ्ट के साथ ना फेस करें। आई होप चीज़ें क्लियर रही हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।